Hello and welcome back to my channel Edushala. I am your mentor Kirti. Today we will be dealing with CTET most important questions. अब हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार सीटेट में पूछे गए हैं, नॉट एग्जैक्टली बट हमें उन क्वेश्चन से थ्योरीज का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से थ्योरीज हमें करनी है, याद रखनी है, ताकि हम क्वेश्चन को आंसर कर दें। 100% नॉलेज की उम्मीद मत करो कि तुम्हें हर चीज़ पता होगी। इतना आइडिया होना चाहिए किसने क्या बोला था, ताकि हम एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लास्ट के कुछ डेज हैं, बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही पढ़ना है हमें जो पेपर में आएगा। इनकेस आपको लगता है कि कोई ऐसा थ्योरी है जो आपको लग रहा है बार बार पेपर में पूछा गया है और वो मेरे से छूट गया है, तो आप मेरे को कमेंट कर दो, वील डील विद इट ऑल्सो। ये अभी सिर्फ पार्ट 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज और भी हैं जो पार्ट 2, 3, 4 में भी आएंगे, तो स्टे ट्यून। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं विजिबिलिटी अच्छी हो जाए इसलिए मैं इंग्लिश वाले को केटर करूँगी, पूरा स्क्रीन पे रख दूँगी। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेकर हिंदी में भी देख सकते हो क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट। यू आर अ टीचर हु बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न एट वेरीड पेसेस एंड इन डिफरेंट वेज। इन योर क्लास यू विल प्लान असेसमेंट विच, असेसमेंट का मतलब पता है ना, इट इज़ अ वे थ्रू विच यू असेस और यू जज योर स्टूडेंट्स। कितनी उनकी लर्निंग है हम असेसमेंट से वो पता लगाते हैं। हमने तो पढ़ा दिया, पर उस बच्चे ने कितना समझा ये भी तो नोट करना पड़ेगा ना, ताकि जब हम फ्यूचर में कुछ और एक्टिविटीज़ प्लान करें तो हमें पता चले कि अच्छा मैंने नाउन तो पढ़ाया था बच्चों को, नाउन समझ में भी आ गया, पर बच्चों को टाइप्स ही नहीं आती। तो अब मैं जब पढ़ाऊंगी तो मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे टाइप्स के लिए भी कुछ एक्टिविटी इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ बोला गया है कि मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है, अलग अलग स्पीड पे पढ़ता है। तो अब मैं ऐसा क्या असेसमेंट बनाऊँ, कैसे बनाऊँ कि मतलब इस आइडियोलॉजी जो कि बच्चे अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि डिफरेंट है हर बच्चा, तो अब मैं ऐसा कैसा प्लान बनाऊँ कि वो उनके लिए हेल्पफुल हो। ए इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बी इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली, सी इज नॉट रिलेटेड टू हाउ चिल्ड्रन लर्न, डी इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। अगर मैं हर बच्चे के लिए एक ही प्लान बना दूंगी, ठीक है, मैंने नाउन पढ़ाए क्लास में, अब नाउन में मैंने पहले डेफिनेशन दी, फिर उसके बाद मैंने टाइप्स दिए, फिर मैंने एक्सरसाइज दी, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को डेफिनेशन समझ में आ गई, कुछ को टाइप्स, कुछ को एक्सरसाइज में वो चीज़ मेरे को क्लियर निकल के आ जाएगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अब अगर मैं हर बच्चे को एक्टिविटी दे दूंगी टाइप्स की, ठीक है, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, टाइप्स ही तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो सेम तो नहीं दे सकती मैं, हर बच्चे को एक ही पैरामीटर पे मैं नहीं रख सकती। अब हर बच्चे को मैं बोलूँ अगर तुम रेस में फर्स्ट आए तो तुम्हें A1 मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, हर बच्चा अच्छा नहीं भाग सकता, तो सेम तो बिल्कुल नहीं। इंक्लूड्स ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रही हूँ कि आइडेंटिफाई द नाउन, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तुक्के से भी सही हो सकता है वो, तो रियल रिजल्ट तो मेरे पास आए नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं है। जब तक वो लिखेगा नहीं उसके बारे में, मैंने अगर एक इंग्लिश में मैंने इतना ग्रामर पढ़ा दिया, जब तक वो बच्चा हाथ से लिख के मुझे देगा ही नहीं राइटिंग का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको ग्रामर यूज़ करनी आ भी रही है कि नहीं। तो मुझे KBC थोड़ी खेलना उसके साथ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी नहीं। इज़ नॉट रिलेटेड टू हाउ चिल्ड्रन लर्न, जब वो बच्चों से रिलेटेड है तो मैं असेसमेंट किस बात की करूँगी। तो मेरे पास बचता ऑप्शन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। डिफरेंट मेथड से क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ग्रामर में अच्छा हो सकता है, कोई लिटरेचर में, कुछ रीडिंग पार्ट में अच्छे हो सकते हैं और कुछ राइटिंग पार्ट में अच्छे हो सकते हैं। ये तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं चारों का टेस्ट लूँगी। अगर मैं टेस्ट ही सिर्फ ग्रामर का लेती जा रही हूँ तो मुझे क्या पता लिसनिंग में कौन अच्छा है, राइटिंग में कौन अच्छा है, रीडिंग में कौन अच्छा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, inclusion needs to be promoted through first flexible curriculum, second cooperative learning, third segregation and labeling, fourth accessibility of building. इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगी कि वो बच्चा कहाँ से आ रहा है या इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है। लेट मी राइट इट डाउन। इकोनॉमिकली, सोशली कैसा है, ठीक है, कल्चरली कैसा है, मार्जिनलाइज्ड है कि नहीं, तो मैं ये सब फैक्टर्स नहीं देखूंगी। इंक्लूजन का मतलब होता है कि मैं ये सब फैक्टर्स देखकर भी उनको साथ में पढ़ाऊंगी। हो सकता है कि मैं एक फेस्टिवल के बारे में बता रही हूँ, सपोज दिवाली। अब हो सकता है क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 10 को पता ही नहीं है दिवाली के बारे में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कराऊंगी नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं उन 30 स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को भी काउंट करूंगी और जो 10 जिनको नहीं पता उनको भी काउंट करूंगी और उनको साथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सारे लर्नर्स साथ में ही पढ़ेंगे, कॉमन एजुकेशन ही मिलेगा, सेग्रीगेशन बिल्कुल नहीं होगा। सेग्रीगेशन क्या होता है? अलग कर देना। कोई बच्चा डिसेबल्ड है, ठीक है, मैंने सोच लिया इसको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं उसे अलग बिठा रही हूँ, ये तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है। सेग्रीगेशन तो मैं कर ही नहीं सकती। और ये इंक्लूजन जो है वो NEP 2020 का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा है कि हम किसी भी बच्चे को सेग्रीगेट अलग नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जिससे हम सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को सोचते हैं कि जल्दी डील हो बाय 2030, तो इंक्लूजन सेल्फ डेवलपमेंट गोल 4 का पार्ट है। यानी हम अचीव करना चाहते हैं इंक्लूजन भी। हमें बच्चों को अलग थलग नहीं करना कि तुम हमारे टाइप के नहीं हो, ये वो जो आजकल चला हुआ है ना, वाइब मैच नहीं हो रहा, तो क्लासरूम में वाइब मैच नहीं हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जेनजीज के लिए भी, ओके। तो इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू फ्लेक्सिबल करिकुलम, कोऑपरेटिव लर्निंग। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, अब मैं फेस्टिवल्स, अगर वही वाला एग्जाम्पल उठाऊँ, फेस्टिवल्स हो सकता है उसे दिवाली नहीं पता, क्या पता उसको ईद के बारे में पता हो, क्या पता उसे गुरपुरब के बारे में पता हो। तो मैं एक फ्लेक्सिबल करिकुलम लूँगी जिसमें मैं हर चीज़ एड्रेस करूँगी। अगर दूसरे बच्चे को पता है कि मैं सपोजिटली अगर मैं ऐसा हूँ और दूसरा टॉल है, जैसे भी डिफरेंसेस हैं, अगर हमें पता है कि ये डिफरेंट है तो रिस्पेक्ट इट। पहले तो एक्नॉलेज करो कि हम डिफरेंट हैं, एंड सेकेंड इज टू एक्सेप्ट इट, थर्ड इज टू रिस्पेक्ट इट। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो करिकुलम में होनी ही चाहिए। ये नहीं कि मैं हर चीज़ एक ही पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जा रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ाई जा रही हूँ, बच्चे को आती ही नहीं इंग्लिश, ऐसा नहीं होगा, तो हिंदी भी यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड इज कोऑपरेटिव लर्निंग। अब कोऑपरेटिव लर्निंग तो होगा ही ना जब हम आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक्नॉलेज करेंगे डिफरेंसेस। तो ये चीज़ें तो कोऑपरेटिव में ही तो हुआ, साथ मिल के एक जगह बैठ रहे हैं। सेग्रीगेशन और लेबलिंग ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सेग्रीगेशन मैंने आपको समझा दिया है। लेबलिंग में किसी को भी ऐसे नाम से बुलाना, कोई भी गलत आप उसको लेबल दे रहे हो, इसका तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं दूंगी क्योंकि इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो किसी भी इंसान को जो उसके मजाक बनाना, ये इंक्लूजन का पार्ट नहीं है।
एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। अब अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, अगर मैं उसको स्टेयर्स पे बोल रही हूँ ऊपर आओ, कैसे आएगा? ही नीड्स अ रैम्प। वो नहीं चल पा रहा सही तरीके से, तो उसको रैम्प देना, यानी एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ये कॉमन सेंस यूज करना। अगर मेरे को इंक्लूजन नहीं भी पता तो सब एक जैसे लग रहे हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम इज अ पॉजिटिव थिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ पॉजिटिव थिंग, सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग ये तो कहीं से आता ही नहीं है। किसी को ए लंबू बोलना कोई अच्छी बात थोड़ी है, या किसी को अलग थलग कर देना तो इट्स अ नेगेटिव थिंग। एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इट्स अगेन पॉजिटिव थिंग। तो उस टाइम पे कंसेप्ट नहीं भी पता तो बेसिक कॉमन सेंस जब हम बी ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें लिखा है कि सेम बच्चा है जिसका जेनेटिक्स सेम है, बट डिफरेंट कल्चर की वजह से वो डिफरेंट रेट पे है। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर वाला डिबेट है, ठीक है। नेचर बीइंग जो तुम्हारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जीन्स, बायोलॉजिकल, एंड नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट। कैसे नर्चरिंग हो रही है आपकी, किस इन्वायरमेंट में हो रही है, ठीक है। अब चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग। ग्रास्प बॉल पकड़ना बहुत आसान है, पर जब हम थ्रेड में बीड्स डाल रहे हैं, स्किल्स जो हो रही है वो रिफाइन होती जा रही है, बेटर होती जा रही हैं, तो इसीलिए वो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ठीक है। इसीलिए प्रॉक्सिमोडिस्टल आ जाता है। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। एट what level of Kohlberg's moral development does the individual's ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me। इसके लिए भी आई थिंक हमें कोलबर्ग का थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। अब कोलबर्ग की थ्योरी क्या कहती है? कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट में उन्होंने जो स्टोरी दी थी, जब वो अपना रिसर्च लिख रहे थे तो हाइंस डिलेमा पे दी थी, ठीक है। अब हाइंस डिलेमा में जाने का इस टाइम पे कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया, किसने क्या रिस्पॉन्स दिया। हमें मेन इसकी स्टेजेस होती है जो उनका रिजल्ट है। अब इनका हाइंस डिलेमा यही था कि एक हस्बैंड है, वो बहुत बीमार, उनकी वाइफ बहुत बीमार है, ठीक है, और अब उनके पास पैसे नहीं हैं, और जो मेडिसिन है उनकी वाइफ की वो बन चुकी है, मतलब वो रिसर्च होके वेल ड्राफ्टेड मेडिसिन है, बट अब वो उस मेडिसिन को ले नहीं सकते, तो क्या उन्हें उसको चुरा लेना चाहिए? तो ऐसे करके इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, और इन क्वेश्चंस के थ्रू उन्होंने स्टेजेस निकाली थी, ठीक है। अब हम उन स्टेजेस को देखेंगे। 3 लेवल्स थे, 6 स्टेजेस हैं। वो 3 लेवल कौन से हैं? फर्स्ट रहता है प्री कन्वेंशनल, सेकंड आता है कन्वेंशनल, थर्ड आता है पोस्ट कन्वेंशनल। अब जब हम प्री कन्वेंशनल की बात करते हैं तो उसमें स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है कि अगर मैंने रूल्स फॉलो नहीं करे तो मैम मुझे मारेंगी, पनिशमेंट देंगी, अगर मैं मम्मी की बात नहीं सुनूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो फुल सैक्रिफाइस होता है, वो बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन पे ही चलेगा। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मी ने मना करा यहाँ जाने से, तो कंप्लीट ओबीडियंस रहेगी। सेकंड स्टेज जो आता है वो होता है
सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मम्मी बोल रहे थे फर्स्ट स्टेज में वो हम कर रहे थे, जो हमें सुप्रीम अथॉरिटी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं, दादी बोल रहे हैं, नाना नानी, मामू मामी, चाचा चाची जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। बट अब इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में क्या होता है, सडनली बच्चे की आँख खुल जाती है, वो कहता है सबकी सुन ली, अब मेरी सुनोगे तुम। यहाँ पे उसकी पर्सनल नीड्स इम्पोर्टेंट है, वो अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। मेरा मन है मैं जा रहा हूँ, डांट खाते हैं ना बच्चे, मना किया था ना यहाँ जाने को तब भी गया। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन में है, जिसका सेकंड नेम होता है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। मम्मी ने मना करा है चॉकलेट खाने को तब भी खा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है ना। तो ये वाला जब स्टेज आता है तो हम उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। सेकंड लेवल पे जब बच्चा आता है तो वो कन्वेंशनल स्टेज होता है। कन्वेंशनल स्टेज में हमारे पास अगेन, कन्वेंशनल लेवल पे हमारे पास अगेन दो स्टेजेस आती हैं, स्टेज 3 गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अब गुड बॉय गुड गर्ल में क्या होता है, मुझे अच्छा बच्चा बनना। बेटा अच्छे बच्चे हो ना, मम्मी के हाथ में दे दो टॉफ़ी, नहीं खानी तो बच्चा दे देगा। जब मुझे सोसाइटी के हिसाब से चलना है, जब मुझे सोसाइटी में बहुत बीबा पुत्र बनना है या बहुत ही ज़्यादा स्वीट पोलाइट चाइल्ड बनना है जो मुझे जैसे बोला जा रहा है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या था, करोगे तो थप्पड़ पड़ेगा। इस स्टेज में क्या है, मुझे थप्पड़ खानी, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना, अच्छे बच्चे हो, गंदे बच्चे हो। तो जैसे हम ये चीज डराते हैं ना, तो ये वाला स्टेज वो होता है जहाँ पे बच्चा अपनी विल से एक्सेप्ट करता है कि मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मुझे गंदा नहीं बनना, और कोई डर नहीं है, बस मुझे नहीं बनना क्योंकि मैं तो गुड बॉय हूँ या गुड गर्ल हूँ। ठीक है, तो वो एक उनका खुद का चूजन पाथ है। फिर आता है हमारे पास स्टेज 4, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अब इस स्टेज पे बच्चा सोचता है कि रूल्स तो इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ बच्चे स्कूल में लाइन में चलते हैं, कुछ लाइन ब्रेक करते हैं। बहुत सारे बच्चे लाइन में इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है अब लाइन में चलना ज़रूरी है। प्रिंसिपल मैम ने देख लिया, प्रिंसिपल सर ने देख लिया, फालतू में पेरेंट्स को बुला लेंगे। तो रूल्स बने किसके लिए, हमारी अच्छाई के लिए तो बने। स्टेयर्स पे नहीं भागना, ये एक रूल है, समझ में आने लग गया बच्चों को। अब ना तो मुझे उन्हें पनिशमेंट का डर देना पड़ रहा है जो फर्स्ट स्टेज में था, ना उनका पर्सनल नीड्स से ऊपर आ चुके हैं, ना उसे गुड बॉय बनना है गुड गर्ल। उसे समझ में आ गया कि भैया सोसाइटी में रहना तो तरीके से रहना पड़ेगा, और तरीके से रहने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेज आ गया। अब हमारा थर्ड जो लेवल है, ये हमारे लेवल्स हैं, कंफ्यूज मत होना। लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3। ठीक है, अब थर्ड लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में जो स्टेज 5 है वो आता है हमारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ऐसा, यहाँ पे वो बच्चा समझने लगता है कि रूल्स, लॉस और रूल्स फ्लेक्सिबल हैं। पहले मुझे लगता था कि रूल्स तो एक ऐसा पार्ट है जो फॉलो करना ही करना है सोसाइटी में रहने के लिए,
पर अब मुझे ये बात समझ में आने लगी कि ये तो फ्लेक्सिबल है, स्टेयर्स पे ना भागना एक रूल है, ये मुझे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में है, जहाँ मुझे वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। पर जब मैं पोस्ट कन्वेंशनल मेरे को थोड़ी और समझ आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार रूल्स तो फ्लेक्सिबल है, मेरे लिए तो बने थे। अब अगर मुझे मेरे पेरेंट्स नीचे वेट कर रहे हैं और मुझे अगर जल्दी से जल्दी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ किसी फंक्शन में जाने के लिए, हाफ डे लिया, तो मुझे भाग के जाना पड़ेगा, तो उस केस में वो रूल क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। मैं स्कूल में नहीं चिल्ला सकती, बट मुझे पता है कि मुझे मैम अपना पेन भूल गई हैं और मैम जाते जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर पे, तो मेरे को एक बार तो मैम को बुलाना पड़ेगा ना तेज, ताकि मैम मेरी बात सुन ले। तो दैट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। लास्ट स्टेज जब हम बात हैं, स्टेज नंबर 6, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब इस स्टेज में ऐसा क्या है, इस स्टेज में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट हम देख नहीं सकते बेयर आई से, जैसे ऑनेस्टी नहीं देख सकते, पेशेंस नहीं देख सकते, सिंपैथी नहीं देख सकते, एम्पैथी नहीं देख सकते, तो वो वैल्यूज़ अब इन्हें समझ में आता है, जो रूल्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर वो समझ में आने लग जाता है उन्हें कि रूल्स जो होते हैं वो सेल्फ चूजन होते हैं, मेरे से ही तो बनाए हुए हैं। पहले मुझे लगता था सिर्फ फ्लेक्सिबल है भाई, बदल दूंगा ना, क्या हो गया, एक आधी बार तो चलता है, बट अब मेरे को ये समझ में आ गया कि सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस हैं रूल्स, तो दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आई थिंक हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट जो आता है वो है फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस। अब कौन सा पैटर्न कौन सा सीक्वेंस, तो हम इसमें दो तरीके के पैटर्न्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिफेलोकॉर्डल एंड सेकेंड इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि आई थिंक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है। जैसे सिफेलोकॉर्डल के लिए जब भी हम सिफेलोकॉर्डल की बात करते हैं तो हम एक एरो डाउनवर्ड बना देंगे, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो। हेड से शुरू होता है जितना भी उनका डेवलपमेंट का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, वो हेड से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है वो टो पे। हेड से कैसे होता है, जैसे बच्चा जो इन्फेंट होता है वो बेड पे है, एकदम से गिर जाएगा, सिर उठा के ऊपर से देखेगा, उल्टा लेटेगा तो सिर ऊपर की तरफ उठाएगा, बाद में जाके उसकी जो स्पेसिफिक उसका कंट्रोल है लेग्स पे, जो उसके टॉर्सो पे, वो बाद में डेवलप होता है, पहले वो हेड पे डेवलप होता है। एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल की हम जब भी बात करते हैं, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो आप ये सोच लो एक हॉरिजॉन्टल एरो जाएगा फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। अब सेंटर टू आउटवर्ड का क्या मतलब है, जैसे कोई भी स्किल है, जैसे कि पहले मैं लिखना सीख रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे करके कुछ भी लिख दे रही हूँ, आई एम ट्राइंग, पहले मैं लाइंस बना रही हूँ, और कुछ टाइम बाद जब मैं उस पर प्रैक्टिस कर लूँगी तो वो रिफाइन हो जाएंगी स्किल्स, जैसे फिर मैं ए बनाना सीख जाऊँगी। इस ए बनाने के लिए पहले मेरे को ये सिखाया जाएगा स्लैंट लाइंस, मुझे इसके लिए पहले ऐसे बनवाया जाएगा, फिर मेरे से सी बनवाया जाएगा, फिर मेरे से ए बनवाया जाएगा, ठीक है। तो जब मैं रिफाइन करती जा रही हूँ अपने स्किल्स को, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेकेंड इज इन्वॉल्व्स चेंज।
अब डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है, कोई चीज़ पहले से बेटर हो रही है, ठीक है। आज अगर बेसिक स्किल की बात करते हैं, मेरे को मैथ्स में 1+1 पता है, कल को मुझे 10+10 भी पता है, तो वो डेवलपमेंट हुआ ना। एक चीज़ जो बेटर होता गया, रिफाइन होता गया विद टाइम, दैट इज डेवलपमेंट। थर्ड इज जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बहुत जनरलाइज चीज़ें पता होती है हमें कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, हम बीमार होते हैं, बट ये तो हमें बाद में जाके पता चलता है ना कि क्योंकि हम विटामिन डी नहीं ले रहे थे इसीलिए मेरे को बार बार कोल्ड हो रहा था। जनरल नहीं पता था मुझे पहले। तो जब हम लाइफ में ग्रो करते रहते हैं तो हमें स्पेसिफिक चीज़ें पता चलती जाती हैं। कोरिलेटेड होती हैं या इंटीग्रेटेड होता है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि हैंड का डेवलपमेंट पहले हो रहा है, ठीक है, या जो अगर हम फिज़िकल की बात करते हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले मेरे हैंड डेवलप हो गए, बड़े हो गए, फिर उसके बाद मेरी लेग्स डेवलप हो गई। इंटीग्रेटेड वे में हाइट बढ़ रही है, उसके प्रोपोर्शनेट में ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, अनटिल अनलेस आई हैव अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस होता है डेवलपमेंट, जो है हमारा थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम चलता है। आज भी हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब चलाना सीख रही हूँ, तो मेरी स्किल्स तो डेवलप हो रही हैं, तो कॉन्टिन्यूस है। अब इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है अब कोई इंसान जो फिज़िकली इतना केपेबल नहीं है या जो फिज़िकली हैंडीकैप है, उसका मतलब ये थोड़ी वो डेवलप ही नहीं कर रहा। हो सकता है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में डेवलप कर रहा है, मेंटली डेवलप कर रहा है वो, ठीक है, कोई और स्किल में अपना इन्हांस कर रहा है, बेटर हो रहा है रोज़, तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसा हो सकता है, कोई सोशल स्किल्स में डेवलप कर रहा हो, कोई कॉग्निटिव में कर रहा हो, कोई मॉरल में कर रहा हो, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई फिजिकली कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। अब वही है, पहले बोलने से पहले बच्चा क्या करता है, ब्लैबर करता है, जैसे वर्ड्स बोलेगा मामा, ठीक है, या बोबो, ऐसे करके वो ब्लैबर करता है। उसके बाद रिफाइंड स्किल्स आते हैं, उसके बाद वो ऐसे वर्ड जैसे प्रोनाउंसिएशन, जो थोड़ा सा टफ वर्ड्स होंगे वो बोल पाएगा। तो स्टेज बाय स्टेज होता है। प्रिडिक्टेबल, अब ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आज बच्चे ने चलना सीखा है, कल तो भागेगा ही ना, तो प्रिडिक्टेबल है। आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं होता कि भाई एकदम से ही उड़ना थोड़ी सीख जाएगा बच्चा, पहले चलना सीखेगा, ठीक है, पहले खड़ा होना सीखेगा, ये सोचो, फिर चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल याद है ना, सेंटर टू आउटवर्ड। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड multidimensional. Identical twins living in different cultures can develop at different rates. Identical twins living can develop at different rates. Children develop ability to grasp the ball before putting beads into thread. सी आंसर है, डेवलप एबिलिटी टू सिट बिफोर स्टैंडिंग अप। सिट एंड स्टैंडिंग वाला तो हमारा सिफेलोकॉर्डल हो गया, ये तो सामने से बोल रहा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी डायमेंशनल की तो बात ही नहीं है। Identical twins living in different culture can develop at different rates.
ठीक है। जब मैं आपको कोलबर्ग का थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला फर्स्ट जब हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल की, तो प्री कन्वेंशनल में क्या होता है कि हम जो मतलब हमें कॉन्सिक्वेंसेस देख के हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। जैसे पनिशमेंट ना मिल जाए, यहाँ पे पनिशमेंट ना मिल जाए। जब मैं पोस्ट कन्वेंशनल की बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि यूनिवर्सल एथिक्स पे बात होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो सोसाइटी से भी ऊपर चली जाती हूँ मैं अपना थॉट प्रोसेस लगाती हूँ कि ये चीज़ें नेसेसरी हैं। पर जब मैं कन्वेंशनल स्टेज पे आती हूँ तब मुझे पता चलता है कि भाई मुझे तो अच्छा बन के रहना है, सोसाइटी में रूल्स इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल तो स्टेज भी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चिल्ड्रन आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड, come into the world with genetic code that determine their destiny. C are greatly influenced by the social cultural context they grow up in. C इसका राइट आंसर है, ठीक है। अनरूली तो नहीं होते और उनको सोशलाइज करने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ सेंस तो बच्चे भी इस वर्ल्ड में लेकर आते हैं। हाँ, ये है कि बच्चे जो होते हैं वो सोशली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने बैकग्राउंड से, ठीक है। ब्रॉनफेन ब्रेनर का थ्योरी ही पूरा इस पे बेस्ड है कि कैसे सोसाइटी हमें चेंज करती है। सोशो कल्चरल तो वाइगोत्स्की ने भी बोला है सोसाइटी कितनी इंपॉर्टेंट है। कम इनटू द वर्ल्ड एज टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। टैबुला रासा किसने बोला था? स्टेज। एक्चुअली में एरिस्टोटल का दिया हुआ कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कि एक्सपैंड किया था एक बहुत अच्छे से एविसेना करके एक फ़िलासफ़र थे, ठीक है, पर्शियन फ़िलासफ़र थे, उन्होंने किया था। पर जो मॉडर्न आइडिया है इसका वो दिया है जॉन लॉक ने। ठीक है। किसमें ऐसे में अपने ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन 1960। तो टैबुलर रासा का मतलब ये था कि भैया कोई इनबिल्ट नॉलेज नहीं, खाली टोकराया है जिसको हमने एक्सपीरियंस से और परसेप्शन से भरना है। पर ऐसा नहीं होता। हमने बाद में देखा कि बच्चा बिल्कुल खाली नहीं होता, उसे सेंस पता होता है। जो जो बच्चे को सिखाओगे वो वही वही नहीं बोलता, अपना दिमाग भी लगाता है। तो वो टैबुलर रासा तो नहीं हुआ ना, खाली तो नहीं हुआ, ब्लैंक स्लेट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन। At what stage of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectations of society and behave in good ways? Again, conventional. अब मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की नीड है, आपको समझ में आ ही गया होगा। सेवेंथ, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की ने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इम्पोर्टेंट हैं। एक बार उनको भी देख ही लेते हैं। चलो शुरू करते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इसका जो थ्योरी का नाम है दैट इज सोशियो कल्चरल थ्योरी। ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब हम सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने सोसाइटी को और कल्चर को इन्फ्यूज़ किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। एक बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया था। इसके 5 पॉइंट्स कराऊंगी मैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इन 5 पॉइंट से बाहर वाइगोत्स्की
ना KVS के पेपर में आएगा, ना DSSB में आएगा, ना CTET में आएगा। तो आप ये सोच लो, रामबाण है वाइगोत्स्की का। फर्स्ट जो इन्होंने बोला था सोशल इंटरैक्शन। अब नॉलेज कैसे बिल्ड होता है? थ्रू इंटरैक्शन विद अदर्स। ठीक है, पहले मैं सोशली देखूंगी कि मेरा इन्वायरमेंट बाहर देखूंगी कैसा है, फिर मैं इंटरनली इंडिविजुअली बिल्ड करूंगी। ठीक है, तो सोशल इंटरैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होगा मेरा नॉलेज गेन करने के लिए। सेकेंड, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है, एक ट्रायंगल के थ्रू बताती हूँ। दिस इज व्हाट, जो बेस लेवल पे होता है, द चाइल्ड कैन डू विदाउट हेल्प, एंड दिस इज व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद हेल्प। इसके बीच में हम उस बच्चे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कहते हैं, जहाँ पे हम बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट टू बिकम बेटर, जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जहाँ पे हम गाइड करते हैं बच्चे को कि हाउ टू डू थिंग्स विदाउट हेल्प। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ये बच्चे का पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। फाइन, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो भी सपोर्ट पीयर्स करते हैं साथ के बच्चे, पेरेंट्स, रिलेटिव, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। पर ये जो स्कैफोल्डिंग होती है ये विड्रॉ कर लेते हैं हम जब भी बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, थोड़े टाइम के लिए, जैसे ही बच्चा समझदार हो जाएगा छोड़ देंगे। फोर्थ इज MKO, मोर knowledgeable others। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, इवन डिजिटल टूल्स। जो भी आपको ज़्यादा, आपसे जिसको नॉलेज ज़्यादा है, जिसकी आप गाइडेंस ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम वाइगोत्स्की का पढ़ेंगे, दैट इज मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले में बच्चा क्या करता है कि वो प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड प्ले भी बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर खेल रहा है, टीचर खेल रहा है। ठीक है, मेक बिलीव प्ले की वजह से ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनता है। ये वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट है। क्यों बनता है? क्योंकि अब वो बच्चा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या था, जो विदाउट हेल्प, कुछ चीज़ें जो विदाउट हेल्प से, जो प्रोसेस होता है विदाउट हेल्प से विद प्रो हेल्प तक जाने का। ठीक है, जो फैसिलिटेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडेंस होती है, उसको हम बोलते हैं। अब क्या होता है मेक बिलीव प्ले में, वो उस पर्सपेक्टिव से सोचता है, मैम ने, अब मैं टीचर बनी हूँ, मुझे सिखाना है बच्चों को 10+10, ये आज ही मैंने सीखा है। ठीक है, तो अब मुझे बच्चों को सिखाना है, तो मैं अपने लेवल से
जो ट्रायंगल का लेवल था उससे खुद यहाँ जा रही हूँ मेक बिलीव प्ले, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है। अब मेक बिलीव प्ले, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मेक बिलीव प्ले की इम्पोर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट इज प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन। खुद को रेगुलेट कर रहा है। अब वो टीचर का वेट नहीं कर रहा है कि टीचर उसको कुछ बोले, अब वो ये कह रहा है कि मेरे को मैं अपने आप को ही बोलूँगा, ठीक है, मैं ही टीचर हूँ, अब मैं ही गुड बनूँगा। इससे लैंग्वेज और थॉट भी डेवलप होता है। लैंग्वेज एंड थॉट से याद आया कि हमारा एक पॉइंट और है इसके बाद, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ भी बन के अब इमेजिन कर पा रहा है, ठीक है, अपनी एज से ऊपर सोच पा रहा है। तो ये हो गया। अब हम मेन 6 पॉइंट पे आते हैं, जो इसने बोला था रोल ऑफ लैंग्वेज पे। रोल ऑफ लैंग्वेज में 3 टाइप्स के लैंग्वेज इन्होंने बताए थे। फर्स्ट था सोशल स्पीच, था एक्चुअली सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होता है? जो मुझे दूसरों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करे। सेकंड इज प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। प्राइवेट स्पीच होता है जब बच्चा अपने आप से बात करता है। ये इमेच्योरिटी नहीं है, ये खुद को वो सेल्फ गाइड करता है, ठीक है, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है इससे। थर्ड इज इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होता है? प्राइवेट स्पीच में जब बच्चा बोलता है, जोर से अपने से बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पीक करता है अलाउड। ठीक है, जोर जोर से बोल रहा है। अब इनर स्पीच में वो खुद से बात कर रहा है। ये इसका एडवांस वर्जन। जैसे हम कई बार खुद ही नहीं सोचते क्या मुझे आज वहाँ जाना चाहिए पार्टी में, तब मैं अपने दिमाग में 1000 वो रीज़न सोचूंगी क्यों मुझे नहीं जाना चाहिए, जब तक मुझे वो रीज़न ना मिल जाए कि मुझे सच में नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो हाँ, तो कुछ मेरा पार्ट हो गया, बट हाँ, जब हम खुद से बात करते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविकर्स्की, social factor influence language development but not cognitive. No, cognitive development facilitates language development. Language development and cognitive advance and independent from each other. Language development facilitates cognitive development. अब मुझे ये समझ में आ गया है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में द सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस होते हैं, रूल्स that are valid for all humanity regardless of laws and social agreement. तो अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को कोई मारेगा अगर मैंने फॉलो नहीं करे रूल्स, या सेल्फ इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे गुड बॉय गुड गर्ल बनना है। अब मैं एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव देखती हूँ। मैं वो पर्सपेक्टिव देखती हूँ कि ह्यूमैनिटी के पूरा एक उस परव्यू से कि मैं पूरी सोसाइटी को जज कर सकती हूँ, ठीक है। एक समझ आ गई है इस उम्र में कि रूल्स हैं किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए तो हैं। और क्यों, मैंने ही तो चूज़ करे हैं। मैं ही तो कहती हूँ मर्डर नहीं करना गलत चीज़ है, इसकी कोई एक्सेप्शन थोड़ी होती है। ये तो अक्रॉस ह्यूमैनिटी चीज़ सेम रहनी चाहिए। तो ये थ्योरी थी कोलबर्ग की। एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डज
Individuals' ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जब ये वाला चीज़ कब आता है मेरे अंदर। अब इसका आंसर होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने ये बोला कि लैंग्वेज जो है ना वो थॉट को प्रिसीड करता है, पहले लैंग्वेज बनती है। जब हम वाइगोत्स्की का थ्योरी देखते हैं सोशल कल्चरल डेवलप, तो इन्होंने जो सोशो कल्चरल थ्योरी दिया था वो बहुत ज़्यादा फोकस करता था लैंग्वेज पे। जो बच्चा सुन रहा है, जो बच्चा बोलेगा, उसी से ही उसके थॉट्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये वाला आंसर होगा, लैंग्वेज पे फोकस ज़्यादा था, लैंग्वेज से ही कॉग्निशन बन रहा है। जब मैं पियाजे कराऊंगी तो मैं इनका डिफरेंस बताऊंगी कि पियाजे क्यों इनसे डिफरेंट सोच रहे थे। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस, providing rigid step-by-step instruction to solve problem, punishing the children for incorrect answer, giving hints and cues if children are stuck at some point while solving the problem, complete non-interference of the teacher in the process. जब हम स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग करते हुए हम ये कहेंगे कि हमें बच्चे को थोड़ी बहुत हिंट्स देनी पड़ेंगी, क्यूज़ देने पड़ेंगे ताकि वो आंसर तक पहुंच जाए। हमें उसे, जब हमने ट्रायंगल पढ़ा था, तो अगर वो बच्चा इस जगह पर है, बिल्कुल ट्रायंगल के लोअर हायरार्की पर है, ठीक है, तो ट्रायंगल पहले मैं बना के ठीक है। अब बच्चा बिल्कुल लोअर हायरार्की पर है ट्रायंगल के, और हमें उसको ऊपर तक लेकर जाना है। तो मैं कैसे लेकर जाऊंगी? जब मैं उसे वो गाइडेंस दूंगी जहाँ वो रुकेगा। अगर पनिश करूंगी तो क्या फ़ायदा? पनिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। नॉन इंटरफेरेंस, करना दो जो करता है। अरे ऐसे कैसे करेगा? फिर वो स्कैफोल्डिंग क्या आ गया? मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या आ गया? मैंने इतने पॉइंट्स क्यों कराए? प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, नहीं जी। अगर टीचर है तो टीचर फैसिलिटेट करेगा। और यही पे चलते हैं आज का। Assertion is scaffolding provided by teachers hinders the learning process of the children. Hinder मतलब रोकता है। Scaffolding अगर रोकता होता तो वाइगोत्स्की को हम पढ़ते ही क्यों? कॉमन सेंस क्रॉस। रीज़न ये है, वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। वाह वाह, मैनिपुलेट कर रहे हैं, गैस लाइट भी कर रहे होंगे बच्चे एनवायरनमेंट को, तो बच्चे कुछ नहीं करते। बोथ आर फॉल्स बी। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इसके बियॉन्ड और भी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई, और अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।